आज हम फार्मास्यूटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्टेराइल फॉर्मुलेशन। स्टेराइल का मतलब होता है फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन। कंटामिनेशन क्या होता है? यदि किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी प्रोडक्ट पे माइक्रोब्स का अटैक हो जाए या पैथोजेंस उसमें आ जाए तो हम उसको कंटामिनेटेड कहते हैं। तो हम इस यूनिट में स्टेराइल फॉर्मुलेशंस की स्टडी करेंगे। स्टेराइल फॉर्मुलेशंस क्या होती है? जो फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स होती हैं और जो फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज होती हैं। इम्प्योरिटीज मतलब किसी भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में उसके अलावा कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस केमिकल यदि प्रेजेंट है तो हम उसको इम्प्योरिटीज कहते हैं। जैसा हमने लिमिट टेस्ट में देखा था, लेड, सल्फेट, क्लोराइड, आर्सेनिक, ये सब इम्प्योरिटीज होती हैं जो एक लिमिट तक कंसिडरेबल होती है। उसके बाद ये टॉक्सिसिटी कॉज करती है। तो ऐसे फॉर्मुलेशंस, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स होते हैं, फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज होते हैं, उनको हम स्टेराइल फॉर्मुलेशन कहते हैं। स्टेराइल फॉर्मुलेशन के एग्जांपल्स हैं पैरेंटरल्स, ऑप्थेल्मिक्स। पैरेंटरल्स मींस इंजेक्शंस और ऑप्थेल्मिक मींस ऐसी दवाई जो आंखों में डाली जाती है, जैसे आई ड्रॉप्स, आई लोशन, या आंखों की सफाई के लिए जो सॉल्यूशंस आते हैं, इन्हें हम ऑप्थेल्मिक्स कहते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं पायरोजन क्या होता है। पायरोजन इज द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के मेटाबॉलिज्म के दौरान जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बनते हैं, जो मेटाबोलाइट्स बनते हैं, वो माइक्रोब्स रिलीज कर देते हैं। और वो जो रिलीज उनका होता है वो हमारे लिए पायरोजेनिसिटी कॉज करता है, हमारी बॉडी में फीवर कॉज करता है, जिसकी वजह से हमें ठंड लग के बुखार आ सकता है या हमारी बॉडी में कहीं डिस्कम्फर्ट, पेन सेंसेशन आ सकता है। तो इसको हम पायरोजेंस कहते हैं। पायरोजेंस कौन प्रोड्यूस करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैसे प्रोड्यूस करता है? अपनी मेटाबॉलिज्म के दौरान जो सब्सटेंसेस बनते हैं उसको ये एक्सक्रीट आउट करता है। तो माइक्रोब्स के द्वारा प्रोड्यूस किया गया सब्सटेंस को हम पायरोजेंस कहते हैं। और ये ह्यूमन बींग्स में बुखार, ठंडी लगना और बॉडी में दर्द होना, बॉडी एक जिसको हम कहते हैं, ऐसे सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। तो पैरेंटल्स स्टेराइल फॉर्मुलेशंस होते हैं जो कि इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में एडमिनिस्टर किए जाते हैं, इंजेक्ट किए जाते हैं। आपने कभी न कभी इंजेक्शन आपको लगाया होगा, डॉक्टर ने, नर्स ने, तो आपने इसको एक्सपीरियंस किया होगा। ठीक है। निडल सिरिंज के थ्रू ये बॉडी में इंसर्ट किए जाते हैं। निडल मेटल की बनी होती है और सिरिंज प्लास्टिक मटेरियल की बनी होती है, जिसमें एक पिस्टन होता है, एक बॉडी होती है। सामने निडल फंसाई जाती है और इंजेक्शन को लोड किया जाता है और इसको पेशेंट के मसल्स में या तो आईवी वेन्स में, और अलग अलग इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, सबक्यूटेनियसली इसको बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। तो अब हम देखते हैं पैरेंटल वर्ड कहाँ से आया है और उसका मतलब क्या होता है। पैरेंटल जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से आया है, पैरा इंटेरॉन। पैरा मतलब होता है बिसाइड्स और बियॉन्ड, और इंटेरॉन जो वर्ड है ये इंटेस्टाइन से आया है। ठीक है। तो ऐसी दवाइयाँ जो कि ओरल रूट से न ली जाएं और डायरेक्ट जिनको हम ब्लड में वेन के थ्रू, मसल्स के थ्रू डायरेक्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचा दें, तो उसको हम पैरेंट्रल रूट कहते हैं और ऐसी फॉर्मुलेशंस को हम पैरेंट्रल्स कहते हैं। पैरा इंटेरॉन मीन्स ये इंटेस्टाइन में नहीं जाएंगी, मतलब ये जीआई ट्रैक से इनका कोई लेना देना नहीं है। हम टैबलेट कैप्सूल डोजेस फॉर्म जब कंज्यूम करते हैं ओरल रूट से, तो ये बॉडी में जाते हैं, इसका डिसइंटीग्रेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, फिर लीवर से ये पास होके ब्लड में पहुंचते हैं। ठीक है। लेकिन पैरेंट्रल्स को सीधे अवशोषित, सीधे ब्लड में डाल दिया जाता है, तो इसमें ना तो डिसइंटीग्रेशन होता है ना तो एब्जॉर्प्शन होता है, तो ये चीजों को बाईपास कर दिया जाता है।
और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को भी बाईपास कर दिया जाता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होती है? जो कुछ हम ओरल रूट से खाते हैं वो स्टमक में जाता है, अवशोषित होता है, और पोर्टल सिस्टम के थ्रू हमारे लिवर से होके हमारे ब्लड में जाता है। तो लिवर वहां पर एक चौकीदार और एक फिल्टर की तरह काम करता है कि क्या ब्लड में जाने देना है और क्या ब्लड में नहीं जाने देना। ठीक है। लेकिन पैरेंटल के रूट में हम बॉडी को चकमा देते हैं, सीधे ड्रग को हम ब्लड में पहुंचा देते हैं। ठीक है। अब चूंकि ब्लड में ड्रग सीधे पहुंच गया है तो उसका एक्शन बहुत फास्ट रहता है। ठीक है। और जितना मेडिकामेंट बॉडी को एक्सपोजर दे रहे हैं वो सारा का सारा एक्शन देगा, क्योंकि वो ब्लड में जा चुका है ना। जैसे हमने ओरल रूट से पैरासीटामोल लिया 500 mg। ठीक है। एंटीपायरेटिक ड्रग है, फीवर को कम करता है। सपोज कोई बुखार का पेशेंट है, डॉक्टर ने उसको पैरासीटामोल दिया, उसने ओरल रूट से लिया, तो 500 mg खाया, तो उसमें से 200 mg वेस्ट हो जाएगा। लिवर कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग को अंदर नहीं जाने देगा। इस तरह से जो 300 mg है वही एक्शन देगा, 200 mg वेस्ट हो जाएगा। पर कुछ ड्रग्स के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, जैसे 1 लाख रुपए किलो, 50,000 रुपए किलो, है ना। तो ऐसे ड्रग्स मॉलिक्यूल को हम वेस्ट नहीं कर सकते, है ना। तो हम उसको पैरेंटल रूट से देते हैं। पैरेंटल रूट से देने में ये फायदा होता है कि ड्रग का वेस्टेज नहीं होता। ठीक है। तो ये पैरेंटल यूज रूट यूज करने के बेनिफिट्स हैं। और इसमें चूंकि ड्रग डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में जाता है तो एक्शन फास्ट मिलता है, 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है? दवाई की वो मात्रा, वो डोज, वो अमाउंट दवाई का जो एक्शन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो ब्लड में जाएगा वो एक्शन देगा। ठीक है। तो आईवी रूट में 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है और एक्शन बहुत फास्ट होता है, क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन आता है। अब पैरेंटल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए। आज कंपनी ने इंजेक्शन बनाया तो 2 साल, साल भर मार्केट में सस्टेन करना चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए हम उसमें बहुत से एडिटिव्स डालते हैं, एडजुएंट्स डालते हैं, है ना, आगे देखेंगे हम। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है पैरेंटल्स का, स्टेबल होना जरूरी है। दूसरा, इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। आपने कभी भी कोई एम्पुल या कोई इंजेक्शन ऐसा नहीं देखा होगा जो कलर्ड हो, है ना। ट्रांसपेरेंट होते हैं ये। ठीक है। ट्रांसपेरेंट होते हैं जितने भी इंजेक्शन्स आते हैं, या तो फिर थोड़े से टर्बिड होंगे, है ना, क्लाउडी होंगे, इस टाइप से होंगे, लेकिन कलरफुल नहीं रहते। इसमें हम कलरिंग एजेंट यूज नहीं करते पैरेंटल फॉर्मुलेशन में। तो क्लैरिटी होनी चाहिए। आइसोटोनिक होना चाहिए। आइसोटोनिक का मतलब होता है ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर इंजेक्शन का ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए। क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर में यदि डिफरेंस आ जाएगा तो आरबीसीएस या तो स्वेल हो जाएंगी या तो श्रिंक हो जाएंगी। यदि हाइपरटोनिक हो जाएगा तो उस केस में श्रिंकिंग हो जाएगी, और हाइपोटोनिक होगा उस केस में बर्स्टिंग हो जाएगी। अभी टोनिसिटी क्या होती है ना। ब्लड में ब्लड के यदि हमें आइसोटोनिक बनाना है किसी फ्लूइड को, तो हम हमें उसमें 0.9% NaCl ऐड करना पड़ता है। जैसे आपने एनएस बॉटल पे कभी देखा होगा, नॉर्मल सेलाइन पे उस पे लिखा रहता है 0.9% NaCl, है ना। तो ये ऐड करने से वो ब्लड के आइसोटोनिक हो जाता है, मतलब ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर और उस फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो गया। तो इस केस में आइसोटोनिसिटी यदि मेंटेन रहेगी तो हीमोलाइसिस नहीं होगा, मतलब आरबीसीएस का ब्रेकडाउन नहीं होगा। ना तो श्रिंकिंग होगी और ना तो बर्स्टिंग होगी, ना तो वो फूल के फट जाएगी और ना तो वो पिचकेगी। तो इसलिए आइसोटोनिसिटी को मेंटेन किया जाता है पेरेंटल फॉर्मुलेशन में, क्योंकि इसमें फॉर्मुलेशन हमारा डायरेक्ट, हमारा डोजेस फॉर्म डायरेक्ट ब्लड में जाता है। ब्लड को हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो इसमें आइसोटोनिसिटी को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। दूसरा, इसमें पीएच को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम बफरिंग एजेंट्स डालते हैं। बफरिंग एजेंट का काम क्या होता है? ये पीएच को मेंटेन रखते हैं। ये पायरोजन से फ्री होना चाहिए, इम्प्यूरिटी से फ्री होना चाहिए, इसमें कोई डस्ट नहीं होना चाहिए, कोई फाइबर्स, कोई पार्टिकल, कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। और इसमें हम प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं जो मल्टी डोज पैरेंटल्स होते हैं। मल्टी डोज पैरेंटल्स का एग्जांपल है वाइल। एक होता है एम्पुल, एम्पुल 2-3 ml का हो सकता है, 1 ml का हो सकता है। ठीक है। और एक होता है वाइल, वाइल अराउंड 20-30 ml के हो सकते हैं।
तो वाइल को हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। जैसे डेक्सोमेथासोन का 30 ml का वाइल है, तो हम उसको 2-2 ml करके पेशेंट को लगा सकते हैं, है ना, डेली 2-2 ml अलग अलग पेशेंट्स को। तो हम उसमें उसका जो कैप होता है वो रबर का होता है, इसमें हम निडल इंसर्ट करते हैं, इंजेक्शन लोड करते हैं और पेशेंट को लगा देते हैं। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे पेरेंटल का जब क्लासिफिकेशन देखेंगे तो और आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जो मल्टीपल डोज पेरेंटल्स होते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? ये ऐसे सब्सटेंसेस केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखते हैं, उसको खराब नहीं होने देते, उसको स्पॉइल नहीं होने देते। ठीक है। अब हम बेनिफिट्स देखते हैं पेरेंटल रूट के क्या है, पेरेंटल फॉर्मुलेशंस के क्या है। इनका कोई कॉन्सर्ट ऑफ एक्शन होता है। ठीक है। यदि कोई ऐसी दवाई है जो कि ओरल रूट से दी जाए तो बॉडी उसको एक्सेप्ट ना करे, लिवर उसको एक्सपेल आउट कर दे या लिवर उसको ब्लड में न जाने दे, ठीक है, तो ऐसी दवाइयों को हम पेरेंटल रूट से देते हैं। जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन, हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है। अब प्रोटीन तो बॉडी मेटाबोलाइज कर लेगी, तो हमारा जो ड्रग है वो ब्लड में जाएगा तो वो मेटाबोलाइज हो जाएगा, तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा। तो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन्स आते हैं, डिलीवरी के टाइम पे लगाए जाते हैं फीमेल्स को। जब उनका डिलीवरी का टाइम आता है तो ऑक्सीटोसिन जो होता है वो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है, जिस वजह से डिलीवरी आसानी से हो जाती है। तो डिलीवरी को फैसिलिटेट करने के लिए ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं, और टैबलेट फॉर्म में ये दिया जाएगा तो बॉडी इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, लीवर इसको ब्लड में नहीं जाने देगा, उसको मेटाबोलाइज करके यूज कर लेगा। ठीक है। अब जैसे इंसुलिन, इंसुलिन भी प्रोटीन के बनते हैं, है ना। तो जो हार्मोनल ड्रग्स होते हैं वो मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स पेरेंटल रूट से दिए जाते हैं। या कोई ऐसा ड्रग है जिसका हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम उसको ओरल रूट से दें, बॉडी उसको यदि एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो हम उसके पेरेंटल फॉर्मुलेशंस बनाते हैं, पेरेंटल डोजेस फॉर्म बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कोई ऐसा पेशेंट जो कॉपरेट नहीं कर रहा, है ना। जैसे लुनेटिक पेशेंट्स होते हैं, कॉमा के पेशेंट्स होते हैं, है ना। लुनेटिक पेशेंट मतलब सर्किट पेशेंट, पागल पेशेंट। ठीक है। तो आपने देखा होगा मूवीज में पागल पेशेंट को जहां जगह मिली मसल्स वहीं पर इंजेक्शन ठोक देते हैं जब वो मस्ती करते हैं और बात नहीं मानते तो। ठीक है। तो वो ल्यूनेटिक पेशेंट है। कॉमा में कोई पेशेंट है वो तो अब चल फिर नहीं पाता, उठ बैठ नहीं पाता, तो हम उसको ओरल रूट में मेडिकेशन नहीं दे पाएंगे, तो उस केस में उसको हम पेरेंटल रूट से देते हैं। और जो ऐसे ड्रग्स हैं जो काफी बिटर इन टेस्ट होते हैं, है ना, इतने ज्यादा बिटर होते हैं और काफी ज्यादा इरिटेबिलिटी कॉज करते हैं, तो हम उनको जीआई ट्रैक से नहीं देते, नहीं तो वो हमारे स्टमक में भी इरिटेशन कॉज कर सकते हैं। तो उस केस में जैसे हिपैरिन, हिपैरिन का जो ड्रग होता है, हिपैरिन इज अ एंटीकोएगुलेंट। एंटीकोएगुलेंट वो ड्रग्स होते हैं जो खून को जमने नहीं देते। ठीक है। मतलब बॉडी में यदि कहीं थक्का जमा हुआ है, कहीं क्लॉटिंग हो गई है, कहीं थ्रम्बस का फॉर्मेशन हो गया है, कहीं कोई मस्तिष्क की कोई नस चौक हो गई है, तो उसको खोलने के लिए हिपैरिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो हिपैरिन भी पेरेंटल रूट से दिया जाता है, क्योंकि ओरल रूट से वो इतना ज्यादा एसिडिक होता है कि वो हमारे स्टमक में इरिटेशन कॉज कर सकता है। तो ऐसे जो नॉक्शियस ड्रग्स रहते हैं, नॉक्शियस मतलब वो ड्रग्स जो हमारे अंदर वोमिटिंग पैदा करें, हमारे ब्रेन में जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगरिंग जोन है उसको एक्टिवेट कर दे, जिससे हमको वोमिटिंग होगी, हमारे मुंह में खट्टा खारा पानी आएगा और उल्टी होने का मन करेगा। तो ऐसे नॉक्शियस ड्रग को हम पेरेंटल रूट से देते हैं। दूसरा आपका आता है, यदि कोई पेशेंट है उसका एक्सीडेंट हो गया है, इमीडिएटली उसकी बॉडी में फ्लूइड लॉस हो गया है, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसको बॉटल लगा दें, एनएस का, आरएल का, डीएनएस का, है ना, ताकि उसकी बॉडी से जो फ्लूइड लॉस हुआ है तो वॉल्यूम मेकअप हो जाए, क्योंकि बॉडी में कम से कम 5-5.5 लीटर खून रहना ही चाहिए। अब यदि आधा लीटर 1 लीटर खून बह गया तो अब उसकी जगह कौन लेगा, तो हम एनएस का बॉटल चढ़ा देते हैं फट से, जिसको हम इन्फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है। जो लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स हैं इनको हम इन्फ्यूजन्स भी बोलते हैं। इसमें आता है आपका एनएस नॉर्मल सेलाइन का बॉटल, जो कि अराउंड 500 ml की क्वांटिटी में आता है, आपको कभी बॉटल लगा होगा, है ना, आईवी सेट से कि आपकी वेन में उसको इंसर्ट किया जाता है और उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप आपके ब्लड में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है। बॉटल तो आपको लगे होंगे ना, उसी को बोलते हैं हम इन्फ्यूजन्स।
ठीक है। तो ये हमने इसके एडवांटेजेस देखे और कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, है ना। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। नुकसान क्या है पेरेंटल रूट के? पेनफुल होता है। दूसरा, एक आम इंसान तो लगा नहीं सकता अपने आप को, इसके लिए ट्रेंड और स्किल्ड पर्सन की जरूरत पड़ती है जिसको इंजेक्शन लगाना आता हो। ठीक है। नर्स लगा सकती है, डॉक्टर लगा सकता है, तो स्किल्ड पर्सन की जरूरत पड़ती है। दूसरा, ये थोड़ा कॉस्टली होता है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट भी थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारा ऐसा प्रोसीजर रहता है जो स्टेराइल कंडीशन में परफॉर्म किया जाता है, स्टेरिलाइजेशन भी करना पड़ता है। क्योंकि इसमें दवाई डायरेक्ट ब्लड में जा रही है ना, तो कोई बैरियर तो है नहीं, है ना, डिफेंस का कोई बैरियर नहीं है। अब जैसे पेट में एसिड होता है, हमने यदि कोई टैबलेट खाई, उसमें कोई है भी कंटामिनेंट, तो वो एसिड उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, है ना। तो और लिवर भी है फिर मैनेज करने के लिए, पर यहाँ पर क्या है, हमने सीधे ब्लड में उसको डाल दिया, तो उसका फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स होना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है। तो पेनफुल होता है, ट्रेंड स्किल्ड पर्सन की जरूरत पड़ती है ना, इस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और इसका प्रोडक्शन कॉस्ट भी हाई होता है। अब पेरेंटल्स में क्या होते हैं, इसमें हम मेडिकामेंट को मिक्स कर देते हैं, या हम उसको सॉल्युबलाइज कर देते हैं व्हीकल्स में, जिसको हम व्हीकल बोलते हैं, जिसको हम बेस बोलते हैं। तो या तो ये एक्वस हो सकता है या तो नॉन एक्वस हो सकता है। एक्वस की बात करें तो एक्वा मतलब वाटर। तो जो दवाइयाँ पानी में घुल जाती है हम उनको पानी में घोल लेते हैं, लेकिन हम पानी को रिवर्स ऑस्मोसिस और डिस्टिलेशन के थ्रू पानी की प्यूरिटी को बढ़ा लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक्वस व्हीकल। पर कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो पानी में सोल्युबलाइज नहीं होते, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट डालने के बाद भी नहीं घुलते। सॉल्युबलाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? सॉल्युबिलिटी बढ़ाते हैं। यदि हमने कोई चीज को पानी में डाला, वो नहीं घुल रही है, तो हमने सॉल्युबलाइजिंग एजेंट डाल दिया तो वो घुल जाती है। तो सॉल्युबलाइजिंग एजेंट डालने से घुलते हैं तो ठीक है, और यदि फिर भी नहीं घुल रहे हैं, तो फिर हमें दूसरे सॉल्वेंट्स लेने पड़ते हैं, और फिर हम उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, है ना। तो हम नॉन एक्वस में क्या यूज करते हैं? पीनट ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, कॉटन सीड ऑयल है, कपास के बीज का तेल, सोयाबीन ऑयल है जो हम लोग खाते हैं, है ना, और इथाइल ओलिएट है, आइसोप्रोपाइल माइरिस्टेट है। तो फिर हम ये सॉल्वेंट्स यूज करते हैं, है ना। तो इसमें व्हीकल भी यूज होता है। अब जब हम पेरेंटल बना के तैयार करते हैं तो इसका हम इवैल्यूएशन कैसे करते हैं? ठीक है। तो इसके इवैल्यूएशन के लिए हम चार टेस्ट लगाते हैं। स्टेरिलिटी टेस्टिंग करते हैं, क्लैरिटी टेस्ट लगाते हैं, लीक टेस्ट करते हैं, और पायरोजन टेस्टिंग करते हैं। स्टेरिलिटी टेस्टिंग में हम क्या देखते हैं कि प्रोडक्ट हमारा फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स है या नहीं। क्लैरिटी में हम देखते हैं उसमें कोई थ्रेट तो नहीं है, कोई फाइबर तो प्रेजेंट नहीं है, पूरी तरह से वो क्लियर है या नहीं, क्लियर सॉल्यूशन होना चाहिए, उसमें कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, है ना। लीक टेस्ट में हम देखते हैं कि एम्प्यूल से वो लीक तो नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको कलर्ड सॉल्यूशन में डाल देते हैं और उसको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं कि भाई उसमें से कोई चीज बाहर तो नहीं आ रही, लीक तो नहीं हो रहा है, तो इसको लीक टेस्ट बोलते हैं। पायरोजन टेस्ट में मैंने आपको बताया होगा, खरगोश में हम इंजेक्शन लगा के देखते हैं। खरगोश को यदि हमने इंजेक्शन दिया और उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, तो मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है वो टेस्ट को फेल कर जाएगा, और हम उसको मार्केट में नहीं भेजेंगे, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं पायरोजन था, इसलिए तो खरगोश की बॉडी का तापमान बढ़ गया, है ना। तो इसको हम पायरोजन टेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है। तो ये चार टेस्ट है जो कि हम पेरेंटल्स को चेक करने के लिए, उनकी क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए, उनकी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए ये चार टेस्ट हम लगाते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं पेरेंटल की लेबलिंग कैसे करते हैं। तो पेरेंटल की जब हम लेबलिंग करते हैं तो उस पर हम ब्रांड नेम मेंशन करेंगे, क्वांटिटी स्ट्रेंथ मेंशन करेंगे कि एम्पुल कितने एमएल का है, 2 ml का है, 3 ml का है ना, 1 ml का है, ये हम मेंशन करेंगे। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कब बनाया है ना। डेट ऑफ एक्सपायरी, एक्सपायर कब होगा। बैच नंबर, ठीक है। और उसकी स्टोरेज कंडीशन, हमें उसको कैसे स्टोर करके रखना है, क्या हमें उसको फ्रीज में रखना है या हम उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, है ना। फिर हम उसी पे मेंशन करेंगे एमआरपी, उसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या रहेगी। फिर हम मेंशन करेंगे मैन्युफैक्चरर का एड्रेस, कि वो कंपनी का एड्रेस क्या है, कहाँ पर उसको बनाया गया है। तो इतनी चीजें हम पेरेंटल प्रोडक्ट के लेबल पे मेंशन करते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं पेरेंटल का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि इंजेक्शन को बॉडी में कहाँ कहाँ लगाया जाता है। तो सबसे ज्यादा कॉमन साइट है आपकी, आपका जो आर्म्स होते हैं, अपर आर्म्स, उसमें जो डेल्टॉइड मसल्स होते हैं, है ना, कंधे के थोड़ा सा नीचे या कंधे पे,
तो डेल्टॉइड मसल्स में इसको लगाया जाता है, ठीक है, आईएम इंजेक्शन को। और कमर में भी लगाते हैं, एक्चुअली वो कमर पुट्ठा भी बोलते हैं उसको, है ना, या बटक्स बोलते हैं, ठीक है, बटक्स। तो बटक्स में लगाते हैं, मसल्स में, ठीक है। और सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं, सबक्यूटेनियस लेयर में, है ना। स्किन मैंने आपको पढ़ाया था, तो 3 लेयर होती है स्किन में। पहली लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस, दूसरी लेयर को कहते हैं एपिडर्मिस डर्मिस, और उसके नीचे जो होती है हम उसको कहते हैं सबक्यूटेनियस लेयर। तो सबक्यूटेनियस लेयर में जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं उनको हम सबक्यूटेनियस रूट बोलते हैं। तो जो सबक्यूटेनियस रूट का एग्जांपल है, इसमें कोई एग्जांपल आपको याद आ रहा है? इंसुलिन के इंजेक्शंस, है ना, ये इस रूट से लगाए जाते हैं। और ये किस एंगल पे लगाए जाते हैं? ये 45 के एंगल से लगाए जाते हैं, ठीक है। और ये 1.5 ml से ज्यादा नहीं ले सकते हम डोज, ठीक है। ज्यादा इसलिए नहीं ले सकते, अदरवाइज पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होगा, उसको पेन होगा वहां पर, या तो फिर गांठ का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। और ये 26 नंबर की गेज की जो निडिल आती है उससे लगाए जाते हैं। निडिल के अलग अलग नंबर चलते हैं, है ना, 22 गेज की निडिल, 24 गेज, 25, 26, है ना, अलग अलग गेज की निडिल आती है। तो हमें कौन से रूट से हम दे रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, है ना। नेक्स्ट आता है आईवी, है ना। तो आईवी में हम क्या है, 25 25 डिग्री के एंगल पे लगाते हैं आईवी, है ना। कभी आपको बॉटल लगी होगी तो आप ध्यान देना कि वो किस एंगल से मतलब निडिल को अंदर डाल रहे हैं, तब आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा, है ना। अब जैसे नेक्स्ट आता है आपका इंट्रामस्कुलर, ये मसल्स में लगाया जाता है, मास में लगता है ये। और ये 90 के एंगल पे लगता है, सीधा अंदर जाएगा, ठीक है। और इसमें 3 ml से ज्यादा हम प्रोडक्ट नहीं लेंगे, 3 ml से ज्यादा नहीं डालेंगे मसल्स में, अदरवाइज फिर से वही डिस्कम्फर्ट का प्रॉब्लम होगा, है ना। और सबक्यूटेनियस में कितना है? 1.5 ml। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछते हैं बहुत ज्यादा, ये जो मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछते हैं, और आपके एग्जिट एग्जाम में भी पूछी जाएगी ये सारी चीजें जो छोटी छोटी है ना। तो आप लोग ऐसे पढ़ाई कीजिए कि एग्जिट एग्जाम आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, तभी आपको लाइसेंस मिलेगा, ड्रग लाइसेंस। अदरवाइज लाइसेंस आपको मिलेगा नहीं, है ना। तो 11 एग्जाम पास करने के साथ साथ आपको एग्जिट एग्जाम भी पास करनी है, ये अपने दिमाग में ध्यान में रखें और उस हिसाब से पढ़ाई करें। और ऐसे क्वेश्चंस पे भी ध्यान दें जो आपको आगे हेल्प करेंगे, ठीक है। तो सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू हम जो दवाई देते हैं उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? 1.5 ml से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इंट्रामस्कुलर से देंगे तो 3 ml से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। आपने देखा होगा एम्पूल्स जो आते हैं वो 3 ml से ज्यादा के नहीं रहते, 1 ml, 2 ml, 3 ml, इससे ज्यादा के रहते ही नहीं, क्योंकि दिए ही नहीं जाते, है ना। और नेक्स्ट रूट आता है आपका इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल में आपने देखा होगा, स्किन पे कभी हम लोकल एनेस्थेटिक जब टेस्ट करते हैं तो उसको थोड़ा सा वहां डाल के देखते हैं कि भाई लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट आने के साथ साथ कहीं कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है ना। तो हम उसको चेक करने के लिए इंट्राडर्मल लगाते हैं, मतलब स्किन में जो दवाई हम इंसर्ट करते हैं। एक होता है इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन या इंट्रा आर्टिकुलर रूट। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के जो पेशेंट होते हैं जिनके जोड़ों में दर्द होता है, तो उनके जोड़ों में ही इंजेक्शन लगाया जाता है। किसी के नी में, घुटने में का जो जोड़ है वहां दर्द हो रहा है, तो उसमें जो इंजेक्शन लगते हैं उसको हम इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन कहते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में, ठीक है। एक होता है आपका इंट्रा कार्डियक इंजेक्शन, ये हार्ट में लगता है। आपने देखा होगा कभी मूवीज में कि सीधे दिल में इंजेक्शन लगा दिया, है ना, पकड़ा और सीधे मार दिया इंजेक्शन, ठीक है। तो उसको हम इंट्रा कार्डियक इंजेक्शन कहते हैं, या कार्डियक मसल्स में लगाया जाता है। हाँ, कार्डियक मसल्स कौन से होते हैं? स्मूथ मसल्स, है ना, उसमें ये इंजेक्शन लगाया जाता है। एक होता है इंट्राथीकल, है ना। इंट्राथीकल इंजेक्शन एनेस्थेसिया के लिए लगाया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति के सपोज पाइल्स की सर्जरी करनी है, हेमरॉइड की सर्जरी करनी है ना, तो उसको कमर में इंजेक्शन लगा के उसके कमर के नीचे का हिस्सा पूरा सुन्न कर देंगे, है ना। या किसी के घुटने की सर्जरी करनी है तो उसको स्पाइनल कॉर्ड में इंट्राथीकल रूट से इंजेक्शन लगाएंगे और उसके कमर के नीचे का पूरा हिस्सा सुन्न सुन्न हो जाएगा। ऊपर का हिस्सा सही रहेगा, नीचे का हिस्सा सुन्न हो जाएगा। तो इसको हम इंट्राथीकल इंजेक्शन रूट कहते हैं, इंजेक्शन कहते हैं। ये एनेस्थेसिया के लिए यूज किया जाता है। अब पैरेंटल्स को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम और लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल।
स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स वो होते हैं जिनका वॉल्यूम लेस देन 100 ml होता है, जिसमें आता है वाइल्स और एम्प्यूल्स। और लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स वो होते हैं जिनका वॉल्यूम 100 ml से ज्यादा और 1000 ml तक रहता है। इसका एग्जाम्पल है नॉर्मल सेलाइन का बॉटल, ग्लूकोज का बॉटल, डीएनएस का बॉटल, डीआरएल है ना, आरएल का बॉटल, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इसमें, ठीक है। और D5 D10 ये जो बॉटल्स आते हैं डेक्सट्रोज सॉल्यूशन के, ये सब इन्फ्यूजन की कैटेगरी में आते हैं, और ये सब लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल है। और स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल में आएगा एम्पूल्स और वाइल्स। वाइल और एम्पूल में क्या डिफरेंस होता है? एम्पूल जो होता है वो वन टाइम यूज के लिए होता है, और जो वाइल रहता है हम उसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। एम्प्यूल में 3 ml से ज्यादा ड्रग नहीं होता, और वाइल में 20 से 40 50 ml तक दवाई हो सकती है ना। तो उसमें से हम निडिल डाल के मल्टीपल टाइम्स उसमें से निकाल लेते हैं, और पेशेंट को लोड करके इंजेक्शन लगा देते हैं, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस पूछा जाता है एग्जाम में कि स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल और लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल में क्या डिफरेंस है। तो हम इसमें डिफरेंस देखते हैं, इसका ध्यान से सुनना। स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स वो होते हैं जिनका वॉल्यूम लेस देन 100 ml होता है। लार्ज वॉल्यूम वो होते हैं जो 100 ml से 1000 ml के बीच में रहते हैं। अब ये जो लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स हैं, आपने देखा होगा जब कभी आपको बॉटल लगी होगी तो एक बार में पूरी लगती है। 500 ml की बॉटल किसी को एनएस की लगाई है तो एक बार में पूरी खत्म होती है, भले वो घंटे 2 घंटे चले नहीं 3 घंटे चले। ऐसा कभी नहीं होता है कि भैया आधी बॉटल आज लगा दी, अब कल शाम को आ जाना तो फिर आधी लगा देंगे। ऐसा हुआ कि कभी किसी के साथ? नहीं हुआ। एक बार में ही खत्म करते हैं उसको, है ना। तो इसमें प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक ही बार में डाल के यूज कर लिया, है ना, खुली तो यूज हो गई, है ना। अब जो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल है, इसमें जो वाइल्स होते हैं उनको हम मल्टीपल टाइम्स यूज करते हैं, है ना। आपने देखा होगा वाइल का जो कैप होता है वो रबर का बना होता है, उसमें निडिल जाती है ना, और फिर हम उसमें से निकाल लेते हैं और फिर निडिल बाहर खींच लेते हैं। तो फिर रबर किसी चीज को अंदर नहीं जाने देता, लेकिन चूंकि हमने उसको उसमें निडिल डाली है एक बार, तो वो निडिल तो उसमें अंदर गई है ना। और ऐसा हम बार बार करेंगे तो उसके कंटामिनेशन की संभावना रहेगी, तो हम उसमें प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं। प्रिजर्वेटिव मतलब ऐसे सब्सटेंस जो उसके अंदर माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होने देंगे, ठीक है, उसको हम प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। जो किसी भी प्रोडक्ट को उसकी सुरक्षा को बनाए रखते हैं। जैसे हम लोग अचार बनाते हैं तो अचार में हम तेल डाल देते हैं ना, सरसों का, और नमक। नमक डालने से क्या होता है? उसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होती। नमक भी एक एंटीबैक्टीरियल होता है कि नहीं? आपने देखा होगा लोग नमक से सफाई करते हैं, सफाई भी अच्छी होती है। दांतों को सरसों में मिक्स मिक्स करके दांत मांज लेते हैं लोग, है ना, और बढ़िया दांत चमक जाते हैं, है ना। तो ये प्रिजर्वेटिव हम इसमें डालते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है, ये जो स्मॉल वॉल्यूम है इसको हम मल्टीपल टाइम्स यूज करते हैं, और जो लार्ज वॉल्यूम है हम इसको एक बार में ही यूज करते हैं, सिंगल टाइम यूज के लिए होता है। अब लार्ज वॉल्यूम में हम बफर नहीं डालते, ठीक है, और स्मॉल वॉल्यूम में हम बफरिंग एजेंट डालते हैं। बफरिंग एजेंट क्या होते हैं? जो कि पीएच को मेंटेन रखते हैं। हमको यहाँ पर पीएच को मेंटेन रखने की जरूरत क्यों है? क्योंकि ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4। और यदि इसी के आसपास पीएच रहेगा तभी तो हमारा काम बनेगा। नहीं तो पीएच में यदि वेरिएशन आ जाएगा तो फिर हमारे ब्लड के जो बाकी कंपोनेंट्स हैं उन उन पे इसका प्रभाव पड़ेगा। तो हम नहीं चाहते कि हमारा ब्लड में कोई भी डिस्टरबेंस आए, वायलेंस आए, है ना। तो हमारी जो फॉर्मुलेशन है वो कंपैटिबल रहती है हमारे ब्लड के और हमारे बॉडी के हिसाब से रहती है वो, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स। इमल्शन और सस्पेंशन के फॉर्म में भी दिए जा सकते हैं और सॉल्यूशन के फॉर्म में। लेकिन जो लार्ज वॉल्यूम इन्फ्यूजन्स होते हैं, पेरेंट्रल्स होते हैं, ये केवल सॉल्यूशन के फॉर्म में दिए जाते हैं। अब इमल्शन और सस्पेंशन क्या है, ये जब मैं आपको बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि ये क्या होता है, ठीक है, इमल्शन और सस्पेंशन। अब नेक्स्ट आता है इसमें आइसोटोनिसिटी। तो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स में आइसोटोनिसिटी को मेंटेन किया जाता है, और स्मॉल वॉल्यूम में उसका उतना फर्क नहीं पड़ता है। अब लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स में आता है पायरोजन पायरोजन टेस्टिंग की जाती है, ठीक है, और स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स में
उतना इसका मतलब विशेष महत्व नहीं रहता, होती तो है लेकिन लार्ज वॉल्यूम में ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब हम देखते हैं कि इस फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए पेरेंटल को हमें किन चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें एपीआई चाहिए, मतलब वो दवाई चाहिए जो बीमारी को ठीक करेगी। थेराप्यूटिक एजेंट, थेराप्यूटिक एजेंट क्या होता है, जिसमें बीमारी को ठीक करने की काबिलियत होती है, वो मॉलिक्यूल, ठीक है, वो सब्सटेंस जो इलाज करेगा बीमारी का, उसको हम बोलते हैं एपीआई, या हम उसको बोलते हैं थेराप्यूटिक एजेंट, या हम उसको बोलते हैं एक्टिव ड्रग। ठीक है। दूसरा हम यूज करेंगे इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स का एग्जांपल है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, लेकिन जिस सब्सटेंस में ये डले रहते हैं उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देते, मतलब उसको खराब नहीं होने देते। आपने देखा होगा मूवियों में, कभी विलन गोली चलाता है तो आ जाता है कोई बीच में और जिस पे गोली चलाई है उसको बचा लेता है और खुद गोली खा लेता है ना। वैसे ही यहाँ पर होता है, एंटीऑक्सीडेंट खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं लेकिन दवाई को ऑक्सीडाइज नहीं होने देते, तो इसलिए हम इनको एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, ठीक है, और भी होते हैं, मैंने ये कॉमन एग्जांपल है इसलिए आपको बताया। फिर इसमें यूज होते हैं एडजुवेंट, एडजस्टमेंट के लिए। और दूसरे यूज होते हैं व्हीकल्स, व्हीकल मतलब बेस, जिसमें वो दवाई को घोला जाएगा, सॉल्वेंट, है ना। दवाई या तो सस्पेंशन के फॉर्म में दे रहे हैं, या तो इमल्शन के फॉर्म में दे रहे हैं, या तो सॉल्यूशन के फॉर्म में दे रहे हैं, है ना। हम इमल्शन कब बनाते हैं, जब दो चीजें आपस में घुल ही नहीं रही है, हमने तेल में पानी मिला दिया, अब घुलता है क्या, तो हम उसको इमल्शन बना लेते हैं, है ना। अब हमने कोई सॉल्यूट डाला, है ना, और सॉल्वेंट में वो घुल तो नहीं रहा है लेकिन वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो भी हमारा काम चल जाएगा, इसको हम सस्पेंशन बोलते हैं, है ना। इमल्शन आपने पढ़ा होगा, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, और अच्छे से मैं पढ़ा दूंगा जब मैं बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म पढ़ाऊंगा। तो इस फॉर्म में इसको बनाया जाता है, ठीक है। एक्टिव ड्रग, एडजेसेंट, एंटीऑक्सीडेंट और व्हीकल्स। व्हीकल में मैंने आपको बताया एक्वस और नॉन एक्वस। एक्वस मतलब पानी, और नॉन एक्वस मतलब पानी के अलावा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी आ जाएंगे और ऑयल्स भी आ जाएंगे, ठीक है। अब हम इसमें क्या क्या डालते हैं, जैसे बल्किंग एजेंट डालते हैं, है ना, एडजेसेंट के रूप में। बल्किंग एजेंट क्या करते हैं, यदि हमारा कोई ड्रग है वो पोटेंट है, पोटेंट ड्रग मतलब होता है बहुत ही कम अमाउंट में एक्शन दे रहा है वो, है ना, बहुत कम अमाउंट में एक्शन दे रहा है, तो हम उसमें बल्किंग एजेंट डाल के उसके बल्क को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, जैसा हमने टेबलेट में भी देखा था, है ना। टेबलेट में हमने क्या देखा था, जैसे एल्प्राजोलम 0.25 mg उसका डोज होता है। अब बताओ इतने कम, मतलब 1 ग्राम में 1000 mg होता है, 1 ग्राम में 1000 mg होता है, और हमारा एल्प्राजोलम 0.25 mg में ही एक्शन दे रहा है। अब इतने कम अमाउंट की आप टेबलेट कैसे बनाओगे, नहीं बना पाओगे ना, इतनी छोटी टेबलेट कैसे बनाओगे, सुई की नोक बराबर दवाई की। तो हम इसमें क्या है, बल्किंग एजेंट डालते हैं, इसके बल्क को बढ़ाते हैं, इसके मास मास को हम बढ़ाते हैं, है ना, तो इसके लिए हम बल्किंग एजेंट का यूज करते हैं। तो वही यहाँ पर पेरेंटल्स में भी हम मैनिटॉल, लैक्टोज, सुक्रोज, डेक्सट्रोज, ये हम एज अ बल्किंग एजेंट यूज करते हैं। सॉल्युबलाइजिंग एजेंट भी यूज करते हैं, इसका एग्जांपल है ट्वीन्स और पॉलीसॉर्बेट्स। ट्वीन्स और पॉलीसॉर्बेट्स, है ना, ये क्या करते हैं, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट होते हैं, और ये जब कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट पे ना घुले तो उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है ट्विन्स और पॉलीसॉर्बेट। हम नेक्स्ट डालते हैं स्टेबलाइजर और एंटीऑक्सीडेंट, जो अभी आपको बताया एस्कॉर्बिक एसिड। बफरिंग एजेंट्स डालते हैं, जिसमें सिट्रिक एसिड और सोडियम सिट्रेट आता है, ये बफरिंग एजेंट है। बफरिंग एजेंट क्या होते हैं, जो पीएच के फ्लक्चुएशन को स्टेबल बनाते हैं, पीएच को चेंज नहीं होने देते, तो बफरिंग एजेंट भी यही करते हैं। ये जिस भी सॉल्यूशन में ऐड किए जाते हैं तो ये खुद के पीएच को मतलब वेरिएट होने देते हैं, लेकिन जिसमें डले हुए हैं उसके पीएच को ये वेरिएट नहीं होने देंगे, उसमें वेरिएशन नहीं आने देंगे। नेक्स्ट आता है एंटीबैक्टीरियल एजेंट। एंटीबैक्टीरियल एजेंट हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारे फॉर्मुलेशन में कभी भी कोई कंटामिनेशन ना हो, ठीक है, क्योंकि हमारा फॉर्मुलेशन सीधे जाएगा खून में, हो सकता है 6 महीने बाद उसमें कंटामिनेशन हो जाए कहीं से, तो उसमें कंटामिनेशन ना हो इसलिए हम बनाते वक्त ही उसमें क्या डाल देते हैं, एंटीबैक्टीरियल एजेंट, जिसमें हम बेंजिल अल्कोहल, मेटाक्रिसोल,
फिनॉल, है ना, ये हम एंटीबैक्टीरियल एजेंट यूज करते हैं। ये बैक्टीरिया को मारते हैं, ठीक है, ये बैक्टीरिया को किल करते हैं। कुछ बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, कुछ बैक्टीरियोसाइडल होते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिकल वो जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दे, जीवाणु के विकास को रोक दे, और जो उनको जान से मार दे उसको हम साइडल बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने एंटीबायोटिक पढ़ाया था तब आपको बताया होगा। तो इसमें हम एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स भी डालते हैं। हम इसमें नेक्स्ट डालते हैं टोनिसिटी फैक्टर्स, मतलब ऐसी ऐसे सब्सटेंस जो कि टोनिसिटी को मेंटेन करेंगे, है ना। जिसमें आता है NaCl और डेक्सट्रोज। मैंने आप अभी आपको बताया जो नॉर्मल सेलाइन का बॉटल होता है, क्या होता है उसमें, कुछ भी नहीं होता। डिस्टिल बॉटल में 0.9 ग्राम उसमें वो घोल देते हैं नमक, बस बन गया। उत्तर से कि आपको 40 रुपए 50 रुपए लेते हैं, है ना। डिस्टिल पानी को पहले पानी का शुद्धिकरण करते हैं, या तो रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू, मेम्ब्रेन के थ्रू उसका फिल्ट्रेशन करेंगे, उसमें से सारी इम्प्योरिटी को सेपरेट आउट करेंगे, और उसमें नमक घोल देंगे बस, और चढ़ा देते हैं आपको, है ना। तो इसमें NaCl और डेक्सट्रोज ऐड किया जाता है टोनिसिटी को मेंटेन करने के लिए। और इसमें किलेटिंग एजेंट्स भी डाले जाते हैं। किलेटिंग एजेंट्स क्यों डाले जाते हैं? यदि इसमें कोई मेटल की इम्प्योरिटी है तो EDTA में किलेशन की प्रॉपर्टी होती है। किलेशन मतलब ये किसी भी मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, तो मेटल की रिएक्टिविटी खत्म कर देता है। तो हमारे फॉर्मुलेशन में यदि कोई मेटल है तो हम उसको इनर्ट बनाने के लिए, उसकी एक्टिविटी को खत्म करने के लिए, नहीं तो वो हमारे फॉर्मुलेशन को आगे चल के, मतलब उसकी स्टेबिलिटी को डाउन कर देगी, तो हम उसमें EDTA डाल देते हैं। तो ये सब हम एडजेसेंट यूज करते हैं जब हम इंजेक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इंजेक्शंस के बारे में समझा, पेरेंटल रूट्स के फायदे देखें, पेरेंटल रूट के नुकसान क्या है ना, और कौन से एडिटिव्स हम उसमें डालते हैं, एक्सिपिएंट्स डालते हैं, और इंडिविजुअली उनका क्या रोल रहता है। पेरेंटल्स का हमने क्लासिफिकेशन देखा, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल और लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल, इन दोनों के बीच में हमने डिफरेंस देखा। आगे के लेक्चर्स में हम फार्मास्यूटिक्स के नेक्स्ट यूनिट कवर करेंगे। इसमें यदि आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। वीना, मारिया, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। हेलो महक, समझ में आया महक? यस सर। ओके समरीन, आपको? समरीन, जी सर। ओके है ना। ठीक है बेटा, कल हम कंटिन्यू करेंगे, है ना। आज के लिए इतना काफी है। गुड नाइट।